चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे कि हर एक वीडियो में हम आपके लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके पहले वाले अपने क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ क्या होती है। तो रियल डेप्थ क्या था कि द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द मीडियम, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड इट्स रियल डेप्थ। कहने का मतलब है कि अगर किसी बकेट में 50 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो इसका रियल डेप्थ कितना है? 50। अगर हम किसी चीज को 10 mm थिक ग्लास शीट से देख रहे हैं तो इसका एक्चुअल डेप्थ कितना हुआ, रियल डेप्थ कितना हुआ? इट इज इक्वल टू 10 mm। क्लियर? और अपरेंट डेप्थ किसे कहते हैं? कि रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो हाइट हमें प्राप्त होती है उसे हम अपरेंट डेप्थ कहते हैं ना। यहां तक हम लोग पढ़े थे ना। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। क्लियर? मतलब हुआ कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध है। तो ना देखिए, यहां पर हम सबसे पहले एक कोई पॉट लेते हैं और इस पॉट में यहां पर इस पॉइंट पर आपका एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है? और इस पॉट में चलिए इस लेवल तक, तो इस लेवल तक इसमें दूसरा मीडियम डाल देते हैं। चलिए, वाटर फिल किया हुआ है, तो ये आपका हो गया वाटर। क्लियर? अब देखिए, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये आप जानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का रे हमारे आई तक पहुंचता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? तो चलिए, यहां से रे चलेगी। चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका μ1 है और ये आपका डेंसर मीडियम है। इट इज इक्वल टू म्यू, और μ1 आपका क्या है? 1। इट इज इन एफ। यहां से रे चलिए इस तरीके से आएगी और फिर यहां पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये अपना नॉर्मल बनाएगी। तो ये इस तरीके से यहां पर इंसिडेंट हुई। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे किधर से किधर जा रही है? डेंसर से रेडियल में। तो जब आपकी रे रेडियल से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरीके से ये नॉर्मल की ओर झुकेगी और ये नॉर्मल की ओर झुकेगी, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से, आपको जो ऑब्जेक्ट यहां पर थी वो ऑब्जेक्ट कहां पर नजर आ रहा है? तो आई पर नजर आ रहा है। क्लियर? ये ए पॉइंट, चलिए बी पॉइंट। क्लियर? अच्छी तरीके से फिगर समझ गए होंगे। एक बार और देखते हैं कि ये आपका एक पॉट है और इस पॉट में इसके निचले सतह पर एक ऑब्जेक्ट है O, और यहां पर इस मीडियम तक, यहां तक इस हाइट तक क्या है? तो इस हाइट तक आपका, चलिए हम हाइट को भी दे देते हैं कि दिस इज T। तो इस हाइट तक आपका वाटर फिल किया हुआ है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये यहां से रे चलती है इस पॉइंट पर, चूंकि मीडियम चेंज कर रहा है तो यहां पर क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। तो ये आपका हुआ नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर से रेडियल में जाती है तो मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये नॉर्मल से दूर गई और यहां पर R इमेज बना दिया। क्लियर? अब देखें यहां पर कि लेट AO, तो चलिए AO क्या है आपका? AO को हम लोग कहते हैं रियल डेप्थ। AI क्या निकला आपका? तो ये हो गया अपरेंट डेप्थ। क्लियर?
ना देखें अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये भी ऑल्सो आई, अल्टरनेट एंगल। अगेन ये एंगल अगर आपको आर है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आर बनेगा, क्रॉसवाइडिंग एंगल। चलो तो इस तरीके से आई और आर हो गया। ना देखें आपको ट्रायंगल बन रहा है तो हम लोग लेते हैं सबसे पहला ट्रायंगल कि फ्रॉम ट्रायंगल एओबी, फ्रॉम ट्रायंगल एओबी, एओबी से अगर आप sin i इज इक्वल टू लिखें तो sin i इज इक्वल टू p बाय h। ना देखें p आपका हुआ AB और h क्या बन जाएगा, दिस इज OB, तो ये हो गया OB, क्लियर। अगेन हम लोग लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AIB, अगेन आप निकालना है sin r, तो sin r बराबर क्या हुआ, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, इट इज इक्वल टू AB एंड अगेन IB, क्लियर। दोनों को डिवाइड कीजिए, तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया sin i बाय sin r, इट इज इक्वल टू AB बाय OB अगेन AB बाय IB, और ये जो आपको बनेगा तो चलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज BI बाय BO, BI बाय BO, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए ये कहता है कि चूंकि ये जो I है तो I का एपर्चर बहुत छोटा है तो हम B को एक एक करीब ले सकते हैं, मींस व्हाट इट इज एपर्चर ऑफ I, कि एपर्चर ऑफ I इज स्मॉल, एपर्चर ऑफ I इज स्मॉल, कहने का मतलब क्या हुआ कि आंख का द्वारक छोटा है, आंख का द्वारक छोटा है, क्लियर, आप लिख सकते हैं। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा B टेंड्स टू A, और B टेंड्स टू A अगर आप लिखें तो ये हमें निकल जाएगा sin I बाय sin R, इट इज इक्वल टू AI बाय AO। अगेन आप इसे लिख सकते हैं, AI क्या है, तो AI है आपका AD बाय RD, AD बाय RD, क्लियर। तो ये चलिए ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, आराम से समझ गया होंगे। हमने कुछ नहीं किया है, AOB ट्रायंगल लिया, sin I निकाल लिया, फिर AIB ट्रायंगल लिया, sin R निकाल लिया, तो sin I बाय sin R कर दिया। अब देखिए कि अगर हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करें कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हमें क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि रेज इधर से जिधर जा रही है कि sin I बाय sin R, तो यहां देखें रेज इधर से किधर जा रही है आपकी, तो रे आपकी जा रही है 2 से 1 में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे sin I बाय क्या होगा sin R, इट इज इक्वल टू 2 μ1, और जिसे आप लिख सकते हैं μ1 बाय μ2, μ1 बाय μ2। एज पर नोटेशन इसे हम ये भी दे सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 बाय μ, 1 बाय μ, क्लियर। तो 1 बाय μ, या इधर अभी रहने दें, बाद में हम इसे सेट कर लेंगे, ठीक है, μ1 बाय μ2। नाउ देखें 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से sin I बाय sin R इज इक्वल टू AD बाय RD, इट इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज μ1 बाय μ2, इट इज इक्वल टू AD बाय RD, AD बाय RD, क्लियर। ना देखें तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया कि एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ क्या निकला आपका μ1 बाय μ2। अगर आप μ1 को 1 ले लें और μ2 को μ ले लें तो क्या बन जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा इट इज इक्वल टू 1 बाय μ, इट इज इक्वल टू AD। तो एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ओके, तो ये आपको निकल जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, जिससे आप लोग यहां से एपरेंट डेप्थ का मान भी निकाल सकते हैं।
तो ये एपरेंट डेप्थ बराबर आपको हो जाएगा रियल डेप्थ बाय म्यू, रियल डेप्थ बाय म्यू। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन है कि एपरेंट डेप्थ इट इज इक्वल टू टी बाय म्यू, टी बाय म्यू। यहां पर टी क्या है आपका? रियल डेप्थ। सिंपल सा रिलेशन है कि एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होता है आपका? तो ये आपका रियल डेप्थ बाय म्यू होता है। क्लियर? चलिए उम्मीद है यहां तक समझ ही गए होंगे। प्लीज राइट, प्लीज राइट। क्लियर? ध्यान रखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो मीडियम से देख रहे हैं या तीन मीडियम से देख रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई केस है आपके क्वेश्चन में, तो नो कि जैसे आप मान लो कि एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है और इस दोनों मीडियम से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। चलिए इसका थिकनेस कितना है? T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, इसका थिकनेस है T2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। क्लियर? तो अगर आप दो मीडियम से देखते हैं तो ये आपको एपरेंट डेप्थ बराबर हो जाएगा T1 बाय μ1 प्लस क्या हो जाता है? T2 बाय μ2। और अगर इससे ज्यादा भी है कि मतलब तीन मीडियम है या इससे ज्यादा मीडियम है, तो फिर उसे हम और भी एक टर्म को आगे बढ़ा देंगे, मतलब T3 बाय μ3। क्लियर? ओके, चलिए थैंक, आगे बढ़े। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। क्लियर? ये भी हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मल शिफ्ट कि ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। ये हुआ नॉर्मल शिफ्ट। तो चलिए नॉर्मल शिफ्ट को भी सिंपली NS से ही डिनोट करते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है सामान्य विचलन, सामान्य विचलन। तो जैसा कि आप पीछे देखें कि जब लाइट रे आपका ढेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम में जाती है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वो जितना ऊपर उठता है उसे ही हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। और अगर पीछे के फिगर से आप सोचें तो जो वस्तु जैसे ये आपका पॉइंट ए था और इस तरीके से ये आपका ओ था, तो ये क्या था? रियल। और ये यहां पर आपको आई प्राप्त हुआ, तो ये था आपका एपरेंट डेप्थ और इसे हम लोगों ने क्या बोला था? ये था आपका रियल डेप्थ। और ऑब्जेक्ट कितना ऊपर उठी? तो ये इतना ऊपर उठी, इतना ऊपर उठी। अगर आप देखें तो AD प्लस NS इज इक्वल टू RD, AD प्लस NS इज इक्वल टू RD। बात समझ रहे हैं? तो इससे आपको नॉर्मल शिफ्ट बराबर क्या मिल जाएगा? RD माइनस AD, RD माइनस AD। इसे ही हम नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? तो नाउ कहता है कि when light ray moves from denser medium to radial medium, denser medium to radial medium, then object appears to be raised from its original position, so the difference between
difference between real depth and apparent depth is called normal shift. Is called normal shift. इसे normal shift कहते हैं. ओके ना देखें आप, तो ये क्या रहता है, तो ये आपको कह रहा है कि जब लाइट रे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है. ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है. अतः वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अंतर को नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं. तो सामान्य विचलन कहते हैं. क्लियर ना. इस चीज को गौर से देखें तो ये यहाँ पर आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू नॉर्मल शिफ्ट, और नॉर्मल शिफ्ट बराबर आपको क्या हो गया, तो आर डी या माइनस ए डी. अगर यहाँ से हम लोग आर डी को कॉमन निकाल लें तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस ए डी बाई क्या होगा आर डी. आर डी कितना है आपका टी. और अभी आपने जस्ट निकाला था कि ये रिलेशन क्या होती है, तो ये रिलेशन होती है AD इज इक्वल टू RD बाय म्यू. तो देखिए यहाँ पर AD बाय RD क्या हो जाएगा आपका, AD इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. तो ये आपको मिल जाता है कि नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू T 1 माइनस 1 बाय म्यू. और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग RD माइनस AD करके भी नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. तो ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट. क्लियर राइट. तो इसे आप राइट करें, फिर आगे देखते हैं. ओके तो चलिए ये यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा ना. इससे आगे हम देखते हैं. चलिए इसको रब करें. क्लियर. ओके नाच के इसके बाद आपका आता है लैटरल शिफ्ट. लैटरल शिफ्ट. तो चलिए इस लैटरल शिफ्ट को डी से डिनोट कर देते हैं और इसे हम लोग कहते हैं पार्श्वीय विचलन. पार्श्वीय विचलन. तो ये कहता है कि जब आपका लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से गुजरती है, कि जैसे आप देखो यहां से ये हम एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं, तो ये आपका एक ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास का टुकड़ा है
और इस ग्लास के टुकड़े का थिकनेस कितना है, तो ये थिकनेस है t। क्लियर। चलिए यहाँ पर ये आपका हुआ कि ये आपका रेडियल मीडियम है μ1, ये हो गया μ2, और अगेन कहाँ पर चला जाएगा, इट इज 1, इट इज 1। जैसे आप इसको एयर लें तो ये भी 1 हो गया, और चलिए इसको हम मीडियम बना देते हैं, तो μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, μ2 इज इक्वल टू μ। प्लीज क्लियर। अब चलिए यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनेगा आपका। क्लियर। ये एंगल कितना हुआ, क्लियर। अगेन तो लाइट रे किधर से किधर जा रही है, तो लाइट रे आपकी रेडियल से डेंसर में जा रही है, तो जब लाइट रे रेडियल से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, मोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस तरीके से ये आपका नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो ये यहां पर आया, और इस तरीके से आपको अगेन क्या होगा, अगेन नॉर्मल बनेगी। तो ये आपका फिर नॉर्मल बना। क्लियर। तो ये आपका नॉर्मल बना। अब क्या होगा, तो ये कहता है कि जब आपका ये एयर से चली थी और अगेन अगर एयर में जाती है तो ये इसके पैरेलल हो जाती है, कि ये रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये इस तरीके से इसके पैरेलल हो जाती है। क्लियर। और इसी दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये लैटरल शिफ्ट कितना हो गया, ये हो गया आपको b। अब चलिए एंगल देखते हैं हम लोग, ये I थी, ये कितना होगा r, और ये अगर r होगा तो यहां पर देखें ये भी r होगा, और अगेन ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू I, क्योंकि ऐसे चले थे r में गए, ये दोनों रे पैरेलल हो गई, तो ये एंगल I, तो ये एंगल भी I। बात समझ गए होंगे। चलिए नाम देते हैं रे का, तो चलिए ये P हुआ, इट इज Q, चलिए R, इट इज S, चलिए इसको नाम देते हैं T। तो बात को अच्छी तरीके से समझे होंगे कि जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब से पास करती है, तो ग्लास स्लैब से पास की P के ऊपर इंसिडेंट हुई, यहाँ नॉर्मल बना, नॉर्मल की ओर झुकी, फिर कहां पहुंच गई, R पे। अगेन अब कहां जा रहे हैं, तो फिर इस ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो कहता है इट इज फाउंड दैट कि ये दोनों रे इंसिडेंट रे और ये रे हुआ इमरजेंट रे, क्योंकि ये दो मीडियम, एक मीडियम से पास कर रही है, तो इमरजेंट रे दोनों क्या होती है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। क्लियर। तो ये फिगर, तो ये आपका कहता है कि व्हेन लाइट रे moves through glass slab, light ray moves through glass slab, it is found that the incident ray becomes parallel to the emergent ray, clear। That show the perpendicular distance between incident ray and emergent ray। Emergent ray is called lateral shift, किसे ये lateral shift कहते हैं, lateral shift कहते हैं। क्लियर। कि when light ray moves through glass slab, it is found that the incident ray becomes parallel to the emergent ray, so the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral shift, किसे हम lateral shift कहते हैं।
कि जब प्रकाश किरण, तो ये आपका बनेगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण किसी ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब का मतलब ग्लास का टुकड़ा, कि ग्लास स्लैब से गुजरती है, तो ग्लास स्लैब से गुजरती है तो यह पाया गया है कि आपतित किरण, यह पाया गया है कि आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर हो जाती है। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्वीय विचलन कहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, पार्श्वीय विचलन कहते हैं। क्लियर, निश्चित समझ गए होंगे कि जब प्रकाश किरण किसी ग्लास स्लैब से गुजरती है, तो ग्लास स्लैब से गुजरती है, तो इट इज फाउंड दैट, यह पाया गया है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है, मतलब आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर हो जाती है, और दोनों किरण के बीच की लंबवत दूरी को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। अब हम लैटरल शिफ्ट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं कि कितना होगा। जैसे आप देखो, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर, चलिए इसको भी हम नाम दे देते हैं, पॉइंट को, ये m हो गया, चलिए इसको भी हम लोग n मान देते हैं। ना देखिए आप गौर से कि अगर ये एंगल r है तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल I है, तो ये आपको निकल जाएगा I माइनस R। क्लियर, तो फ्रॉम ट्रायंगल QRT, तो QRT से अगर हम sin I, तो sin I माइनस R अगर कैलकुलेट करें तो P/H। अगर देखें इसके लिए P कितना होगा, इट इज इक्वल टू RT अब बाय H कौन सा होगा, इट इज QR, तो ये हो गया QR। अगेन ये आपको निकल जाएगा D, तो D बाय QR, ये आपको कितना निकल जाएगा, तो ये आपका निकला D बाय QR। चलिए, तो चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए, नाउ देखिए दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं QMR, कि फ्रॉम ट्रायंगल QMR, तो इससे भी हम लोग cos R का मान निकाल लीजिए, तो cos R बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसके लिए बेस कितना होगा, इट इज इक्वल टू QM, तो ये हो गया QM बाय QR, और QM को हम T लिख सकते हैं, तो ये हो गया T बाय QR। क्लियर, तो T बाय QR, तो इससे आप QR का वैल्यू निकाल लो, तो ये QR बराबर हो गया T बटा cos R, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। क्लियर, क्योंकि QR बराबर T बाय cos R। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मतलब 1 और 2 से, तो 1 और 2 से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें क्या क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा sin I माइनस R, इट इज इक्वल टू D, तो इट इज इक्वल टू D बाय QR, तो QR का वैल्यू हो गया T बाय cos R, जिसे आप इजीली लिख सकते हैं D cos R बाय T। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है D, तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो D इज इक्वल टू आपको मिलेगा T sin I माइनस R बाय cos R। तो देखें यहां से D इज इक्वल टू निकालना है, तो ये T मल्टीप्लाई हुआ T sin I माइनस R बाय cos R, और ये आपका बन जाता है कि लैटरल शिफ्ट की पार्श्वीय विचलन कितना होगा। क्लियर,
अच्छी तरीके से समझे होंगे ना। देखिए ये आपको कहता है, चलिए यहां पर थोड़ा हम लिख रहे हैं ना, कहता है कि लैटरल शिफ्ट बढ़ती है। कब बढ़ती है कि अगर यहां पर हम लोग लिखें कि लैटरल शिफ्ट इंक्रीजेज, लैटरल शिफ्ट इंक्रीजेज विथ, मतलब लैटरल शिफ्ट पार्श्वीय विचलन बढ़ती है। पहला क्या होगा, देखिए यहां से अगर हम इस टी थिकनेस को बढ़ा दें तो डी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहला इंक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन टी, मतलब टी बढ़ने से, तो टी बढ़ने से, थिकनेस बढ़ने से क्या होती है, लैटरल शिफ्ट बढ़ जाती है। दूसरा अगर आप देखें इंक्रीज इन आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी बारे में सोचें तो जो जो साइन में एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू बढ़ता है, तो इट बिकम साइन आई माइनस आर। तो साइन भी बढ़ने से इसका मान बढ़ जाता है। और तीसरा पॉइंट आपको होगा, तो तीसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज इन म्यू, इंक्रीज इन म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से भी लैटरल शिफ्ट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये तीन डाटा अगर आप बढ़ाते हो तो आपका लैटरल शिफ्ट बढ़ती है। क्लियर? तो यहां तक आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, गौर से देखें। चलिए एक बार और हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं तेजी से कि जब लाइट रे आपका किसी ग्लास स्लैब से गुजरती है तो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है, और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। इस तरीके से ये आपका फिगर ड्रॉ हुआ, लाइन ड्रॉ हुआ। यहां से साइन आई माइनस आर निकालेंगे तो ये आपको निकल जाएगा डी बाई क्यू आर। क्लियर? अगेन ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं क्यू एम आर, इससे जब आप cos r का मान लेंगे तो ये क्यू एम बाई क्यू आर, क्यू एम का वैल्यू t, तो ये निकल जाता है t बाई cos r। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें और d का वैल्यू निकाल लें। और एक d इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि किस किस स्थिति में d बढ़ती है। तो अगर हम थिकनेस को बढ़ा दें तो d बढ़ जाएगा, अगर हम i को बढ़ा दें तो d बढ़ जाएगा, और म्यू को भी बढ़ाने से d बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, थैंक। तो इतना तो आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए, अच्छा लग रहा है तो चलिए प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए